नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी इंसानियत को बेहद शर्मसार कर देने वाली है। ज़माने के अनुसार पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ऐसा भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक जगह लगती है बोमनहल्ली। बोमनहल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में पति पत्नी और एक बेटी जो कि इकलौती रहती है। मात्र 3 लोगों का छोटा सा परिवार रहता है। माँ का नाम जय लक्ष्मी और जो पिता रहता है मुन्नू राज। दोनों काफ़ी मेहनती थे। काफ़ी मेहनत के वजह से दोनों ने एक दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे वर्षों तक दुकान पर जमे रहे और एक एक रुपये इकट्ठा करते रहे। धीरे धीरे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह एक और कमरा बनवाते हैं। कमरा बनवाने के बाद अब जब कुछ पैसे और इकट्ठा करते हैं तो अब कमरे को बड़े मकान का स्वरूप दे देते हैं और धीरे धीरे मकान में अब किराएदार रखना शुरू करते हैं। अब काफ़ी अच्छा किराए से पैसा आने लगता है। और उधर जो बेटी रहती जिसका नाम पवित्रा रहता, पवित्रा भी बेहद खूबसूरत रहती और वो अभी पास के ही एक कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी अब कंप्लीट होने वाली रहती है। इसी दौरान उसकी माँ जयलक्ष्मी और पैसे इकट्ठा करती है और एक और मकान माइको लेआउट एरिया में बनवाती है। और करीब 3 से 4 मंजिला इमारत बनवाने के बाद अब एक दुकान, छोटी सी दुकान से इतना पैसा कमाने के बाद एक माता पिता अपने बेटी के लिए, जो इकलौती बेटी रहती है, अब 3-3 मकान तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे उस मकान से साथियों 1 लाख रुपए महीना आने लगता है। अब इसी दौरान लड़की जब बड़ी हो जाती है तो अब घर वालों को लगता है कि अब उसकी बेटी की शादी करनी चाहिए। अब जो पिता मुन्नू राज रहता है वो अपनी बेटी की शादी तलाशने लगता है। तभी लेआउट एरिया में ही उसी के मकान से कुछ दूरी पर एक बेहद ही हैंडसम लड़का जिसका नाम सुरेश रहता है। सुरेश को देखकर वह बेहद आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं। उन्हें लगता है कि यह लड़का काफ़ी मेहनती है, जो बिजनेसमैन रहता है, उससे उसकी बेटी की शादी हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब उसके घर वालों से जाकर सुरेश के माता पिता से जयलक्ष्मी और उसके पति मुन्नू राज बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अब शादी की बात फिक्स हो जाती है। अब लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। दोनों एक दूसरे को, सुरेश और पवित्रा, पसंद करने के बाद अब दोनों की शादी कर दी जाती है। करीब आज से 10 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है और लड़के के घर वालों को ये पता था कि लड़की इकलौती है और काफ़ी संपत्ति है। शादी होने के बाद लड़की बेहद खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़की अपने पति के साथ खुश थी। 10 साल गुजर जाते हैं शादी को और इधर जो उसकी बेटी रहती है पवित्रा, अक्सर कर अपने माँ के जो बनवाए हुए 3-3 मकान थे उनके किराए के लिए भी आती जाती थी और जब भी कोई काम पड़ता था तो आकर माँ की सेवा भी करती थी। इसी दौरान एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ती है तो वह माँ की देख रेख के लिए आती है और माँ का पूरा ख्याल रखती, सेवा सत्कार करती। लेकिन साथियों, इसी दौरान एक लड़का जो कि किराएदार रहता है, मात्र 20 साल उम्र रहती है, लवनीश भी उसके नए वाले मकान में आता है और किराए पर रहने लगता है। अब इसी दौरान जो उसकी बेटी रहती है, बेटी पवित्रा, वह अपने माँ से अब घर जाने के लिए कहती है, माँ मैं घर जा रही हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगी। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, नए वाले मकान में कुछ नए किराएदार आए हैं, तुम जाकर उनसे पैसे की वसूली कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पिताजी दुकान पर हैं। अब बेटी पवित्रा उठती है तो नए वाले मकान पर जाती है और जाने के बाद कई किराएदारों से पैसे लेती है। और जब लवनीश के पास, जो नया नवेला किराएदार रहता, उसके पास जाती है तो साथियों, लवनीश जब पवित्रा को देखता है तो बस एक नज़रों से ही देखते रहता, कई मिनट तक देखते रहता है। तभी पवित्रा बोलती है कि बस देखते ही रहोगे,
कि किराए का पैसा भी दोगे। लवनीश कहता है कि आप कौन हैं, आप तो मेरी मालकिन नहीं हैं। तभी जो लड़की पवित्रा रहती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे मालकिन की इकलौती बेटी हूँ और मैं पास में ही रहती हूँ, मैं किराए के लिए आज आई हूँ, माँ की तबीयत सही नहीं है। तभी जो लवनीश रहता है कहता है कि आप तो बेहद खूबसूरत हैं। अब उस पवित्रा की जो लवनीश रहता है वो काफ़ी तारीफ़ करने लगता है मालकिन की बेटे की। अब वो तारीफ़ सुनकर खुश हो जाती है, उसकी खूबसूरती का बयां करता। अब लवनीश एक छात्र था, पास के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इसी दौरान अब लवनीश कहता है कि मैडम अभी तो पैसे घर से आए नहीं हैं, जैसे ही कुछ दिन बाद पैसे आ जाएंगे आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। अब पवित्रा को भी लड़का काफ़ी अच्छा लगता है। पवित्रा अपना नंबर दे देती है और कहती है ठीक है, जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर बता देना, मैं आकर पैसे ले लूँगी। अब पवित्रा वहाँ से चली जाती है। अब लवनीश को लड़की काफ़ी अच्छी लगती। अब इधर पवित्रा को फिर से कुछ दिनों बाद लवनीश फ़ोन करता है और फ़ोन कर बताता है कि उसके घर से पैसे आ गए हैं, वो आकर अपने पैसे को लेकर अपने घर लेकर जाए। तभी पवित्रा फिर अपनी माँ के पास जाती है और फिर उस लड़के के पास पैसे लेने के लिए जाती है। जब किराया लेने के लिए जाती है तो लवनीश उसे अंदर बुलाता है, अंदर कमरे में बैठाता है और फिर उसकी तारीफ़ें करने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है। पवित्रा कहती है कि तुम बहुत मनचले टाइप के लड़के लग रहे हो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे घर भी जाना है और माँ के पास भी जाना है, तो मुझे मेरा पैसा दे दो और कोई बात हो तो मुझे बताओ। लेकिन साथियों, लवनीश उसे अपनी बातों में फंसाया गया, अपने बातों में फंसाते गया, प्यारी प्यारी बातें करता गया और ऐसी बातें करता गया कि हर लड़की उसकी बातों में फंस जाती। अब इधर पवित्रा उसे हंसकर मुस्कुराकर बातें करने लगती है और जो लड़की किराया लेने के लिए गई थी वह घंटों तक उसके कमरे में बैठकर उससे बातें करने लगती है। अब इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब धीरे धीरे लवनीश उसको फ़ोन पर मैसेज करता, फ़ोन पर बातें करता और पवित्रा भी लवनीश से बातें करने लगती है और उसकी बातों में खो जाती है। अब पवित्रा लवनीश को चाहने लगती है और लवनीश भी पवित्रा को पसंद करने लगता है। इधर पवित्रा एक दिन लवनीश से कहती है कि वो मुझे पसंद करने लगी है, लेकिन वो तो शादीशुदा है। लवनीश कहता है तुम तो शादीशुदा हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। पवित्रा कहती है शादी नहीं कर सकते हो, प्यार तो कर सकते हो। अब साथियों, इधर एक दिन लवनीश अपने कमरे पर अकेला रहता है, कमरे पर उसके साथ कोई उसका दोस्त नहीं रहता, तो वह पवित्रा को फ़ोन करता है और कमरे पर बुलाता है। कमरे पर बुलाता है, पवित्रा उसके कमरे पर जाती है। दोनों की दोस्ती अब नया रंग ले रही थी, प्यार कहे या हवस का रंग ले रही थी। अब पवित्रा लवनीश के कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और जब लड़के लवनीश से पूछती है कि बोलो तुम मुझे किस लिए बुलाए हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे। अब लवनीश उसके पास जाकर बैठता है। अब धीरे धीरे उसके शरीर को टच करने लगता है, उससे बातें करने लगता है और अपनी बातों में उसे फंसा लेता है और एक एक कर उसके कपड़े निकालता है और उसके साथ फिर हम बिस्तर हो जाता है और घंटों तक उसके साथ अपने कमरे में समय व्यतीत करता। अब वहाँ से पवित्रा खुश होकर निकलती है और अपने माँ के पास जाती है। माँ के पास जाती है, माँ की सेवा करती है और वहाँ से फिर अपने घर चली जाती है। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है और फिर साथियों वो अपने घर से कुछ समय के लिए अपने पति को बताकर अपनी माँ के घर जाती है। माँ की सेवा करती, माँ की तबीयत बेहद ख़राब रहती। अब उसके घर में बेटी के समेत उसका दामाद सुरेश और उसका पिता मनुराज सभी माँ की तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते। करीब 45 से 50 साल की अधेड़ उम्र की माँ अब बेहद परेशान लगती। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते, उसका इलाज कराते, लेकिन तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। कभी कभी उसे पीरियड्स की ब्लीडिंग भी ज़्यादा आती थी। अब इससे भी वह परेशान रहती थी। अब बेटी भी काफ़ी परेशान रहने लगी कि उसकी माँ काफ़ी तबीयत खराब है, कहीं उसकी माँ को कुछ हो न जाए। इसी दौरान अब वो अपनी माँ की सेवा करने के लिए कुछ दिनों के लिए रुकती है और फिर वह लवनीश को रातों को फ़ोन करती और अपने पुराने वाले मकान में जहाँ वह माँ के साथ रहती थी, जहाँ से उसकी शादी वगैरह हुई थी, और तीसरे नए मकान में लवनीश किराएदार रहता, वहाँ उसको बुलाती है और बुलाने के बाद माँ कमरे में सो रही थी और उसके बाद वहाँ से
रात करीब 11 बज रहे थे। वह धीरे से उठती है और अपने कमरे, माँ के कमरे के बाहर बाथरूम रहता, उस बाथरूम में जाती है, लवनीश को बुलाती है और लवनीश के साथ पूरी रात घंटों तक संबंध बनाने लगती है, फिजिकल होने लगती है। इधर लवनीश को भी सब कुछ अच्छा लग रहा था पवित्रा के साथ, और पवित्रा भी लवनीश के साथ बेहद खुश थी। शादीशुदा महिला पवित्रा, जिसकी उम्र 30 साल रहती है, बेहद खुश थी लवनीश के प्यार में। वो अक्सर कर उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए समय निकाल कर माँ के बीमारी का बहाना कर घर छोड़कर धीरे धीरे अपने माँ के पास आती थी और लवनीश के साथ कई बार छुप छुप कर, माँ और अपने पति से छुप कर उसके साथ समय व्यतीत करती थी। इधर लवनीश भी बेहद खुश था। कई बार लवनीश के पास पैसे नहीं रहते तो वो पवित्रा से बोलता कि वह पैसे नहीं दे पाएगा, तो पवित्रा पैसे लेने से भी मना कर देती, क्योंकि पवित्रा बेहद लवनीश को चाहने लगती, उसकी ख्वाहिशें लवनीश के साथ पूरी होने लगती। एक नौजवान 20 साल का लड़का और कहाँ 30 साल की लड़की, दोनों एक हवस के संबंध में चूर थे, नशे में चूर थे। इसी दौरान एक दिन फिर वह अपने माँ के जब घर आती है अपने पति के साथ, तो रात में पति अपने घर चला जाता है और उसकी माँ बारांदे में सो रही थी। और फिर वह लवनीश को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो सब लोग सो गए हैं, आज मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे ऐसा प्यार करो कि मुझे खुश कर दो। अब लवनीश मार्केट से कुछ सामान लेकर आया था, उसे लेकर वह पवित्रा के लिए आता है, पवित्रा को देता है और उसके बाद पवित्रा और दोनों कुछ खाने के बाद पवित्रा उसे लेकर बारामदे के बाथरूम में जाती है और फिर निर्वस्त्र होकर उसके साथ संबंधों में बन जाती है, समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसकी माँ की नींद खुल जाती है और माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। तो अब बाथरूम के लिए जब बाथरूम के दरवाजे पर जाती है उसे लगता है कि कोई अंदर है, लेकिन दरवाज़ा जब वो खटखटाती है तभी पवित्रा के पैरों तले और लवनीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोनों हैरान थे कि शायद उसकी माँ जाग चुकी है। अब पवित्रा दरवाज़ा खोलती है और माँ से पूछती है कि माँ क्या हुआ, मैं बाथरूम में कुछ काम कर रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। तभी माँ को लगता है कि अंदर कोई और भी है। उसकी माँ दरवाज़ा जब खोलती है तो देखती है कि अंदर बिल्कुल नग्न अवस्था में उसकी बेटी और उसका किराएदार लवनीश दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब माँ किराएदार को डांट फटकार लगाती है और वहाँ से उसे कहती है कि फ़ौरन ही तुम रूम खाली कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। वो अब बेटी की अपनी इज्जत बचाने लगती है और बेटी भी सोचने लगती है कि कहीं माँ मेरे पति से ना कह दे। माँ उसकी वार्निंग देती है अपनी बेटी को कि खबरदार, जो दोबारा तुमने किसी भी किराएदार के साथ ऐसी हरकत की, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था। अब दोनों में बहस होती है। इसी बीच फिर से बेटी माफ़ी मांगती है पवित्रा और फिर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की हालत बेहद ख़राब हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने के लिए आती है और बातचीत लवनीश से वह जारी रखती है। लवनीश भी उससे छुप छुप कर मिलता, कभी पुराने वाले मकान पर तो कभी दूसरे वाले मकान पर, जहाँ पर उसकी माँ और उसके पिता नहीं जाते थे, सिर्फ किराएदार रहते थे। लेकिन लोगों को ये पता था कि यही मालकिन की बेटी है, तो ये आती जाती रहती है। अब वो लवनीश के साथ छुप छुप कर मिलती थी। इस दौरान वह उसके साथ बहुत सी ऐसी हरकतें करती थी जो उसके माँ बाप को नहीं पता था। माँ को लगता था कि अब किराएदार ने रूम खाली कर दिया है तो शायद उसकी बेटी सुधर गई होगी, अब वह किराएदार से दूर रहती होगी। अब फिर माँ और बेटी में पटने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन फिर से अब लवनीश पवित्रा से मिलने का समय खोजता, जगह खोजता, लेकिन उसे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। अब वह बेहद परेशान था, तड़प रहा था मिलने के लिए, और इधर पवित्रा भी अपने प्रेमी लवनीश से मिलने के लिए बेहद चूर थी, तड़प उसकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब पवित्रा फिर से लवनीश को कहती है कि एक काम करो, आज फिर तुम मेरे माँ के कमरे पर आना, माँ सो जाएगी, तो उस रात तो हम गलती से पकड़े गए थे, आज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान फिर से वो आता है और फिर से बाथरूम में दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगते हैं। तभी फिर से उसकी माँ की नींद खुल जाती है और फिर वह जब बाथरूम में जाती तो बाथरूम का लाइट जल रहा था, तो वह अपनी बेटी को आवाज़ देती तो बेटी कहती, माँ मैं बस कुछ देर में आ रही हूँ। अब माँ बैठकर वहीं इंतज़ार करने लगती है और जैसे ही पवित्रा को लगता कि उसकी माँ चली गई है
वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है तो वह देखती है कि उसकी माँ की हालत तो ख़राब है, बैठी हुई है, लेकिन उसके पैरों तले पवित्रा आके ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने माँ थी और पीछे बाथरूम में पवित्रा के पीछे उसका प्रेमी आशिक लवनीश भी था। अब इधर परेशान होकर पवित्रा अपनी माँ से कहती, माँ तुम जाकर सो जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। अब 10 मिनटों तक उसकी माँ को शक था, वह माँ वहीं खड़ी रही। तभी लवनीश बाहर निकलता है और माँ उसकी लवनीश को देखते ही आग बबूला हो जाती है, झगड़े करने लगती है। अब लवनीश और उसकी बेटी दोनों माँ को अंदर ले जाते हैं और ले जाने के बाद बाथरूम में उसकी माँ चीखती चिल्लाती। जब तक कोई सुनता तब तक लवनीश उसे तौलियों से और पवित्रा मिलकर पवित्रा अपनी माँ का हाथ पकड़ती और लवनीश वहीं पर रखी हुई पास की एक टॉवल से उसकी माँ यानी कि जयलक्ष्मी और अपनी पुरानी मालकिन का गला घोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस दौरान उसकी माँ जयलक्ष्मी कई बार बचने की कोशिश करती, नाखून वगैरह से इधर उधर नोचने की कोशिश करती, काटने की कोशिश करती, लेकिन अपने को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं सकी। अब दोनों वहाँ से परेशान हो जाते हैं और इधर पवित्रा परेशान थी, आखिर अब क्या होगा। अब पवित्रा अपने प्रेमी से कहती है कि एक काम करो, मार्केट से सैनिटरी पैड लाओ। अब रात को वह जाकर सैनिटरी पैड मेडिकल स्टोर से लेकर आता है और अपनी माँ प्रेमिका को देता है। पवित्रा अपनी माँ को सैनिटरी पैड पहनाती है और उसी रात वह लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और अपने पिता को फ़ोन करती है कि उसकी माँ बाथरूम गई थी और बाथरूम में गिर गई है, उसकी हालत बेहद ख़राब है। अब उसे ले जाने के बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पास में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर को उस मौत पर संदेह था। डॉक्टर हैं 2 मिनट के अंदर पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर मौत कैसे हुई, तो बेटी बताती है इन्हें बराबर ब्लीडिंग होती थी और ज़्यादा खून बहने से इनको सैनिटरी पैड पहनाया जाता था, इसलिए इनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने जब सैनिटरी पैड को देखा तो उस पर बिल्कुल खून नहीं लगा हुआ था। शरीर पर, चेहरे पर नाखून के निशान थे, गले पर किसी रस्सियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था गला दबाकर मारा गया है। डॉक्टर फौरन ही बोमनहल्ली के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस भी जब देखती है तो मामला गंभीर था। यह मामला नॉर्मल नहीं था, मौत नॉर्मल नहीं थी, हत्या का मामला लग रहा था। और फ़ौरन ही पुलिस उसकी बेटी से पूछताछ करती है तो बेटी अभी रोने धोने में व्यस्त थी, पिता रोने धोने में व्यस्त था, लेकिन अब उसे शक होता है कि कहीं पैसे के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में उसके दामाद सुरेश ने तो उसे नहीं मारा। पुलिस सुरेश से जांच पड़ताल करती है, लेकिन सुरेश ने भी उसका कत्ल नहीं किया था। अब पुलिस सोचती है कि आखिर एक लड़की अकेले अपनी माँ को कैसे मार सकती है, जरूर इसमें कुछ प्रेम कहानी है। अब पुलिस वाले पवित्रा को थाने ले जाते हैं और उसके पिता को भी थाने ले जाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब तक पोस्टमार्टम होता, रिपोर्ट आती, तब तक पूछताछ होती। तो पूछताछ में पवित्रा पर शक होता है, पवित्रा टूट जाती है और पुलिस की बातों में फंस जाती है। अंततः पवित्रा पकड़ी जाती है और पवित्रा बताती है कि एक रात उसने अपने किराएदार लवनीश के साथ मिलकर संबंध बना रहे थे, तभी उसकी माँ ने देखा था। उस रात तो उन्होंने छोड़ दिया था और उसके बाद आज फिर हम दोनों कल की रात यानी कि आज की रात में ही 11 सितंबर की रात को दोनों शाम 4:30 बजे करीब दोनों संबंध बना रहे थे, तभी उसकी माँ सो रही थी। वो उठकर आ जाती है और देख लेती है। अब उसे डर था कि कहीं यह बात उसकी माँ मेरे पति सुरेश को ना बता दे, जिससे मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा और कहीं ना कहीं मैं शर्मिंदगी की ज़िंदगी जीऊँगी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तब वो शर्मिंदा हो जाती है और उसे डर था कि कहीं उसकी माँ पोल ना खोल दे। अब इसी दौरान लवनीश और दोनों मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और लवनीश अब हत्या से बचने के लिए एक ड्रामा रचता है और ड्रामे के तहत बोलता है कि अपनी माँ को सैनिटरी पैड पहना दो और डॉक्टर से बता देंगे कि बाथरूम में ब्लीडिंग के दौरान गिर गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस की निगाहें काफ़ी सातिर होती हैं और अपराधी चाहे कितना भी अपराध को कर ले, छुपा ले, लेकिन वो एक न दिन पकड़ा ही जाता है। अब पुलिस लवनीश नौजवान आशिक जिसकी उम्र 20 साल रहती है और उसकी प्रेमिका पवित्रा को अपनी मां के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। साथियों, यह जब कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने हवस में, जो कि शादीशुदा बेटी रहती है, किसी की पत्नी और किसी की बहू पवित्रा ने अपने ही माँ का सिर्फ प्रेम संबंधों के लिए, हवस पूरी करने के लिए अपने माँ का गला घोट दिया। तो साथियों,
ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते, प्रणाम,